जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला आए 6 दिन हो गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की गलत तशरीह करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। खुद हुकूमती अरकान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ना तो जज के बीवी बच्चों का एहतसाब हो सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपने और अपने ख़ानदान का हिसाब देगा, और जज और उसका ख़ानदान एहतसाब से बालातर है। सिर्फ हुकूमती अरकान की तरफ से अदालती फैसले की गलत तशरीह और उस पर तनकीद नहीं हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अब इस प्रोपेगेंडे का जायज़ा लेते हैं और आपको बताते हैं कि 29 जनवरी को जारी होने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के तफसीली फैसले में क्या लिखा है और ये प्रोपेगेंडा क्यों गलत है। जस्टिस फाइज ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त पर जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मज़हर आलम खान, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने तहरीरी फैसले का आगाज़ इस जुमले से किया है कि इस फैसले के ऐलान से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत के जज समेत इस मुल्क में कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और इसी तरह आला तरीन अदालत के जज समेत किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रुतबे या हैसियत का मालिक हो। उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक उसी तरह हासिल है जिस तरह किसी और शहरी को। यानी अदालत ने अपने फैसले के शुरू में ही वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी जज या उसका ख़ानदान एक आम शहरी की तरह एहतसाब से बालातर नहीं है, मगर उनसे उसी तरह कानून के मुताबिक निपटा जाएगा जिस तरह से एक आम शहरी से निपटा जाता है, ना कि कानून से बालातर होकर उनसे निपटा जाएगा और ना ही उनसे कानून से बालातर होकर सलूक किया जा सकता है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदलिया की आज़ादी की बुनियाद ही अदलिया का एहतसाब है, मगर उसका यह मतलब नहीं है कि किसी जज का एहतसाब दुरुस्त कानूनी अमल और फेयर ट्रायल के बगैर किया जाए। एक खुली अदालत एक शीशे के घर की मानिंद है, इसके बावजूद जजेस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ बहादुरी के साथ कानून की बालादस्ती को कायम रखते हैं, वो भी अवाम के सामने और बिना किसी खौफ और फ़ायदे के। और ऐसा करते हुए वो बहुत से ख़तरात को जन्म देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि उनकी साख से मुताल्लिक शुबहात जन्म देकर उन्हें बदनाम किया जाए। और जब जजिस के पास ऐसा कोई अवामी प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ वो वजाहत कर सकें या अपना दिफा कर सकें, तो ऐसी कोशिशें जजिस से आगे निकल कर पूरे इदारे से मुताल्लिक अवामी एतमाद को मजरूह करती हैं। दुरुस्त कानूनी अमल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ और कानून के तहत निमटने का मामला उस वक्त ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है जब जज की अपनी साख पर सवाल उठाया गया हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह हिदायत नहीं की कि वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें, बल्कि ये काउंसिल की सवाबदीद पर छोड़ा कि अगर उसे मुनासिब लगे तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसी बात मौजूद है कि जिससे उन पर यह लाजिम हो कि अगर उनकी अहलिया ने मुबैना तौर पर टैक्स छुपाया हो तो वो इसका जवाबदेह है। हमारे सामने ऐसा कोई कानून या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रखा गया, इसलिए हमारा जवाब यही होगा कि जज इसका जवाबदेह नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि सरीना ईसा के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि काउंसिल के पास सिर्फ जजेस के कंडक्ट का मामला जा सकता है। इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो इस शख्स के मामलात में जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। इसलिए पहले के फैसले में जो काउंसिल को हिदायत दी गई हैं वो उसके आईनी मैंडेट में शामिल ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपने 184(3) के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए काउंसिल को ये हिदायत नहीं दे सकता था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, जहाँ तक फरीक जवाबदेहदगान के सवाल का ताल्लुक है कि जज समेत तमाम अवामी ओहदेदार अपनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के सामने अपनी अहलिया और अपने बच्चों के बेहिसाब असासों के जवाबदेह हैं, तो इस हवाले से कोई कानून हता के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में मौजूद नहीं कि जज अपनी अहलिया और बच्चों का जवाब दे। सिर्फ जज नहीं बल्कि कोई भी शख्स उस वक्त तक जब तक कि ये सबूत मौजूद ना हो जो उस जज को अपनी अहलिया और बच्चों के ऐसे मामलात से जोड़ता हो और इस किस्म के कंडक्ट का जिम्मेदार करार देता हो। यहाँ इस बात की याद दहानी भी ज़रूरी है कि कानून का उसूल यह है कि हर शख्स अपने अच्छे बुरे काम का जिम्मेदार है और कोई शख्स उन गलत कामों का बोझ नहीं उठाएगा जो किसी और ने किए हों। इसे सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में अपने सूमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से यह कहना कि वो जस्टिस फाइज ईसा के मुबैना मिसकंडक्ट से मुताल्लिक कार्रवाई करने या ना करने से मुताल्लिक कार्रवाई का आगाज़ करे, वो काउंसिल के आज़ादाना काम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। यानी अदालत ने वाज़ेह किया है कि जज के बीवी बच्चे कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं और अगर उनके मामलात का जज के साथ ताल्लुक साबित हो जाए तो जज भी जवाबदेह है। तफसीली फैसले के मुताबिक टैक्स कमिश्नर इस्लामाबाद के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 209 के तहत कोई दायरा इख्तियार ही नहीं था और ना ही कोई इख्तियार या ताकत जिसके तहत वो सेक्शन 121 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जारी करें या सरीना ईसा के खिलाफ सेक्शन 122 के तहत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर के अंदर एक टैक्स ईयर के लिए तरमीम कर दें।
जबकि उस टैक्स ईयर को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत ने टैक्स कमिश्नर को वो मैंडेट दे दिया जो कानून के मुताबिक उसके पास था ही नहीं। टैक्स कमिश्नर 5 साल की कानूनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से दरख्वास्त गुजार के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ और उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हमने ये नोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में FBI के चेयरमैन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराने का कहा था और काउंसिल को कहा था कि वो उस रिपोर्ट को देखकर जैसे काजी फायद ईसा से मुताल्लिक कार्रवाई का फैसला करें। इन अहकामात से सुप्रीम कोर्ट ने FBI के चेयरमैन को वो करने के इख्तियारात दे दिए जो वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर सकते थे। ऐसा सिर्फ वफाकी हुकूमत सदर के जरिए कर सकती है, वो भी आइन के मुताबिक। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इसी तरह सरीना ईसा के टैक्स मामलात में टैक्स कमिश्नर को तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत करना, जिसका दायरा कार उसके पास नहीं है, वो भी गैर जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टैक्स अथॉरिटीज को जैसे काजी फायद ईसा और सरीना ईसा के टैक्स मामलात में कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत एक ऐसे प्रोसीजर के तहत की गई जो ना कानून में मौजूद है ना ही आइन में मौजूद है। जैसे फायद ईसा और सरीना ईसा से खुसूसी तौर पर निपटने के लिए उन्हें सिंगल आउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके बराबरी के बुनियादी हुकूक और बराबरी के साथ उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिकों पर तवज्जो नहीं दी गई और उन नताइज को भी नोट नहीं किया गया जिसके तहत एक जज के एहतसाब को उस प्रोसीजर के जरिए यकीनी बनाया जाए जो आइन के आर्टिकल 209 में मौजूद ही नहीं। और कानून से ज़्यादा समझदार होने की कोशिश करना वही चीज़ है जिसकी कानून मुमानियत करता है, लेकिन गलती इंसान से होती है। और जजेस जो अदालतों की सरबराही करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना हो, उन्हें भी इस चीज़ से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और अदालत वैसा ही इंसानों का इदारा है जैसे दीगर इदारे हैं और उसमें इंसानी गलती की हसासियत या गुंजाइश मौजूद होती है और एहसास होने पर अपनी गलती का एतराफ़ करना उसके वक़ार और अहलियत को ख़त्म नहीं करता बल्कि ये उसमें इजाफा करता है। इसलिए एक जज को अपने फैसलों पर नज़रसानी से मुताल्लिक हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए अगर ये साबित हो जाता है कि वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बेहतर है कि उस चीज़ की तरफ लौटा जाए जो दुरुस्त है बजाय उस चीज़ से जुड़े रहा जाए जो कि गलत है। इसलिए हम ये करार देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला जारी किया उसमें सरीना ईसा को मुनासिब और बामकसद सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और नतीजतन बुनियादी इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी हुई, जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फैसले को ख़त्म करने से पहले हम इस बात पर दोबारा जोर देना मुनासिब समझते हैं कि हम भरपूर तरीके से इस बात पर यकीन रखते हैं कि अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एहतसाब एक सिक्के के दो रुख हैं और एक चीज़ दूसरे के बगैर वजूद नहीं रख सकती। अदालती एहतसाब पर समझौता करना अदालती आज़ादी पर समझौता करने के मुतरादिफ है, लेकिन हमारा इस केस में बुनियादी खदशा ये है कि एक आइनी अदालत के जज के एहतसाब के मामले में या उनकी अहलिया और बच्चों के एहतसाब के मामले में कानून के तहत कार्रवाई हो। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी जगह होने वाली नाइंसाफ़ी हर जगह के इंसाफ के लिए ख़तरा है, तो किसी भी जज का एहतसाब अगर उस तरीके से किया जाए जो आइन में मौजूद नहीं तो उसका मनफी असर तमाम जजेस की आज़ादी पर होगा। इस तरह वो अदलिया की बाहैसियत इदारा आज़ादी को तबाह कर देगा। इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो हमारा उसूल दूसरों के लिए है वही उसूल जज पर भी लागू होगा। हम एक जज से मुख्तलिफ तरीके से नहीं निपट सकते और वो भी एक ऐसे जज से जिसका बेदाग किरदार है और बाढ़ से लेकर बेंच तक उसकी ईमानदारी पर मबनी कारकर्दगी है, जो 40 साल पर मुहित है और जिन्हें कानूनी बरादरी में बेहद एहतराम हासिल है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि मुल्क भर में तमाम बार एसोसिएशंस के अरकान जस्टिस फायद ईसा की एक ईमानदार, आज़ाद और गैर जानिबदार जज और बेऐब साख का जज समझते हैं और जो भी इस केस में दरख्वास्तें दायर हुई हैं उसमें मुल्क के तमाम छोटी बड़ी बार शामिल हैं और ये तमाम बार अदालती निज़ाम के अहम स्टेक होल्डर्स हैं और जज की अहलियत और साख से मुताल्लिक राय कायम करने और उसका इजहार करने के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। इसके अलावा इस केस में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी दरख्वास्त गुजार है और ये वो लोग हैं जिनका हाथ मुल्क के अवाम की नब्ज़ पर है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि हम इस हकीकत से आशना हैं कि बेदाग साख, अखलाकियात के बुलंद मयार और शफाफियत ही अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा करती है। इसलिए जज की गैर जानिबदारी, शफाफियत और साख से मुताल्लिक अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए हमारे आइन ने जज के एहतसाब की स्कीम आर्टिकल 209 के तहत फराहम की है। इसलिए आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख ने बहुत सी ऐसी कोशिशें देखी हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी को रौंदने की कोशिश की गई है, जिसमें सिविलियन हुकूमतें और फौजी हुकूमतें दोनों शामिल हैं। मगर इसके बावजूद हमें अपने माजी का कैदी नहीं होना चाहिए और हमें अदलिया को नुकसान पहुँचाने वाली हर कोशिश को रोकना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि तारीख इस हकीकत की गवाह है कि जहाँ अदलिया उन जजेस पर मुश्तमिल थी जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे, वहाँ सबसे कमज़ोर लोगों के बुनियादी हुकूक सबसे पहले मुतासिर हुए।
और इस तरह ताकत और असर रखने वाले लोग अदलिया पर असरअंदाज होते रहे हैं। अदलिया की आज़ादी का इन्हिसार इस मफरूज़े पर है कि हर जज जहाँ गैर जानिबदार हो वहीं मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी हो और अपनी अदालती राय कायम करने के लिए भी आज़ाद हो, और कोई भी ऐसा इकदाम जो अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करने के लिए हो और इख्तलाफ को दबाने के लिए हो तो वो एक गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियाद को हिला देता है। रियासत के इस अहम सुतून यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अवामी एतमाद ही सबसे कीमती असासा है। एक जज जिसके फैसलों की बुनियाद कानून की रूह से नहीं बल्कि हुकूमत को मुतमईन करने के लिए हो, वो अदलिया पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाता है और नतीजतन इदारे की साख और उसकी इखलाकी अथॉरिटी को खतरे में डाल देता है। अदालत ने अपने फैसले के आखिरी पैरा में लिखा कि हम ये ऐलान करते हैं कि कोई कानून से बालातर नहीं, लेकिन इसी तरह किसी भी शख्स को उसके इस हक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता कि उससे कानून के मुताबिक दुरुस्त तरीके से सलूक किया जाए। अगर सरीना ईसा और किसी भी जज की अहलिया टैक्स कवानीन की पैरवी नहीं करती तो उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाए, और अगर जस्टिस फाइज ईसा या कोई भी जज अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक, किसी और अंदाज में नहीं। यानी अदालत ने अपने फैसले में बार बार ये वाजे किया है कि ना तो सरीना ईसा और ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और ना ही कोई और जज एहतसाब से बालतर है, और उनका एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। मगर जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अहलिया के केस में कानून से बालतर होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जस्टिस याया आफरीदी ने 10 सफ़हात का इजाफी नोट भी लिखा है। उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि ये अदालत ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी खास अंदाज में काम करने का कहे या किसी भी अंदाज में काम करने से रोके, उस वक्त तक कि जब तक काउंसिल कार्रवाई का खिलाफ ज़ाब्ता बदनीयती पर मबनी दायरा इख्तियार से बाहर होने का तयन न कर लिया जाए, जो कि इस केस में साबित नहीं हुआ। इस अदालत की काउंसिल को मज़कूरा हिदायत के टैक्स हुक्काम की रिपोर्ट पर गौर किया जाए, ये काउंसिल कार्रवाई में अदालती मुदाखलत है और खुद मुख्तारी और काउंसिल की कार्रवाई की बालादस्ती के खिलाफ है। जैसे याया आफरीदी ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से यह काबिलियत रखती है कि किसी भी जराए से हासिल होने वाली मालूमात पर गौर करे या उसे मुस्तरद कर दे, चाहे टैक्स हुक्काम की रिपोर्ट हो या उसका तयन करना कि दरख्वास्त गुजार जज के कंडक्ट की इंक्वायरी करनी है या नहीं, या कुछ और करना है। टैक्स हुक्काम को दरख्वास्त गुजार जज की अहलिया और बच्चों के मामलात की तहकीकात की हिदायत करना जिसमें काम करने का अंदाज और वक्त मुकर्रर किया गया हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की मज़कूरा शिकों के खिलाफ और कानून के खिलाफ है और कानून में बताए गए तरीक़ा कार की खिलाफ वर्जी करता है। जैसे याया आफरीदी ने लिखा कि सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है और वो आला अदलिया के किसी भी जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई में आज़ाद हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार जज जैसे काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं। जैसे याया आफरीदी के नोट के मुताबिक टैक्स हुक्काम यह काबिलियत रखते हैं कि वो दरख्वास्त गुजार जज या आला अदलिया के किसी भी जज जो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो चुका हो, उनके बीवी और बच्चों के खिलाफ बगैर किसी खौफ या एहसान के सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उनके टैक्स मामलात पर कार्रवाई कर सकते हैं और ना कि किसी गैर कानूनी अहकामात की बुनियाद पर ऐसा करें। जस्टिस याया आफरीदी ने मजीद लिखा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 216 टैक्स फाइलर की मालूमात खुफिया रखने का हुक्म देता है और उसकी खिलाफ वर्जी इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 198 और 199 के तहत गैर जिम्मेदारी के नताइज को सामने लाती है। ये नताइज उस केस में उन अफराद का बताते हैं जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात दिए, जिनके नाम हैं एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर, वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और टैक्स हुक्काम जिन्होंने सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी अहकामात दिए, और आखिर में वजीर आजम हैं जिन्होंने इस अदालत की तरफ से गलती करने वालों का वाज़ेह तौर पर और इत्तफाक़ राय से नाम लेने के बावजूद उन्हें ओहदे पर बरकरार रखा। इस तरह से वजीर आजम खुद को कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ मुलविस होने में वाज़ेह तौर पर सामने ले आए। जैसे याया आफरीदी ने मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार जज या दीगर हाजिर सर्विस जज आर्टिकल 184(3) के असल दायरा इख्तियार को लागू करने और नज़रसानी के दायरा इख्तियार में मुदाखलत का हक नहीं रखते जब तक वो आला अदलिया के जजेस हैं। अब इस फैसले की गलत तशरीह करके जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला देने के बाद जैसे काजी फाइज ईसा मुसलसल तनकीद की जद में रहे हैं, उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है, उनकी ज़ात को और उनके अहल खाना को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जैसे काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और सितंबर 2023 में हालिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये मामला मई 2019 को उस वक्त शुरू हुआ जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेजा, जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तवील अदालती कार्रवाई के बाद 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया, जबकि 10 में से 7 जजों ने जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI में भेजने का हुक्म दे दिया और FBI को हिदायत की
कि वो 3 माह में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपीलें दायर कर दी। इस दौरान मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड पर केस खत्म कराना चाहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 जून को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था और इस रेफरेंस में मौजूद खामियों की निशानदही करते हुए उसे मेलाफाइड इन लॉ करार दिया था। फिर यह एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के ज़राए आमदनी महदूद थे, इसलिए लंदन की जायदादों की असल मिल्कियत जस्टिस काजी फाइज ईसा की है। गुज़िश्ता साल 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को तहकीकात के लिए भेजा। सरीना ईसा ने उन जायदादों के हवाले से बैंक ट्रांजैक्शंस पेश की, मनी ट्रेल दी और यह भी साबित किया कि सारा पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा गया, ना कि हुंडी हवाले के जरिए। उन्होंने बार बार एतराज़ उठाया कि FBI उनके रिकॉर्ड तक खुद उन्हें ही रसाई नहीं दे रहा है। साथ ही उन्होंने FBI पर यह एतराज़ भी उठाया कि उस वक्त के चेयरमैन FBI की तब्दीली बदनीयती पर मबनी थी। फिर उन्होंने FBI के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर भी एतराज़ उठाया। इसके अलावा सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि FBI मेरी ज़राए आमदनी को तस्लीम नहीं कर रहा है, और वो इसलिए नहीं कर रहा है ताकि लंदन की जायदादों को ज़राए आमदनी से ज़्यादा साबित किया जा सके। उन्होंने कहा कि लंदन की जायदादें उन्होंने खुद खरीदी हैं और बैंकिंग चैनल से पैसे बाहर भेजने का पूरा मनी ट्रेल दे दिया गया है और वही इसकी मालिक है। 10 जुलाई 2020 को सरीना ईसा ने FBI में अपना जवाब जमा कराया और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि लंदन की पहली जायदाद मैंने 16 साल पहले खरीदी, यानी वो वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जज ही नहीं थे। 2004 में मैंने एक बेडरूम का अपार्टमेंट 2,36,000 पाउंड्स में खरीदा और बाद में अपनी बेटी का नाम भी इस जायदाद में शामिल कर दिया। लैंड रजिस्ट्री में इसकी तारीख और कीमत का रिकॉर्ड मौजूद है। 2013 में मैंने अपनी बेटी को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,70,000 पाउंड्स थी। ये जायदाद मेरे और मेरी बेटी के नाम पर खरीदी गई, जो आज तक है। इसी तरह 2013 में मैंने अपने बेटे को लंदन में एक जायदाद खरीदने में मदद की जिसकी कीमत 2,45,000 पाउंड थी। ये जायदाद भी मेरे और मेरे बेटे के नाम पर खरीदी गई, जो आज तक हमारे नाम पर है। जिसके बाद सरीना ईसा ने FBI कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बिना किसी शक के इस बात की तारीफ करेंगे कि मैं और मेरे बच्चे उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने लंदन में जायदादें अपने नाम पर खरीदी। अगर हमें अपनी मिल्कियत छुपानी होती तो ऑफशोर कंपनी के जरिए उन्हें खरीद कर असल मिल्कियत छुपा सकते थे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मिस्टर इमरान खान और उनके तजर्बेकार हवारियों से पूछ लें कि उन्होंने कैसे बैरून मुल्क अपनी जायदादें छुपाई। जैसे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपने जवाब में मजीद लिखा था कि जब मैंने कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और अपनी किराए पर दी गई जायदादों को बेच दिया था, तो फिर मैंने पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न भरना छोड़ दिए, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि मेरी पाकिस्तान में कोई काबिल टैक्स आमदनी ही नहीं है। FBI रिकॉर्ड से तस्दीक हो जाएगी कि मैंने अपनी तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स दिया। मुझे ये बताया गया कि हाल ही में पाकिस्तान में टैक्स कवानीन तब्दील हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 2018 में नए कानून के तहत ज़रूरी है कि गैर मुल्की जायदादें और पैसे पाकिस्तान में जाहिर की जाएं। FBI के किसी भी नोटिस का इंतजार किए बगैर मैंने खुद से नए कानून पर खुद अमल किया। मैंने मकामी इनकम टैक्स वकील से रब्ता किया ताकि वो मेरी मदद कर सकें और मेरे टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। मेरे वकील ने मुझे बताया कि मेरा रीजनल टैक्स ऑफिस कराची से इस्लामाबाद तब्दील कर दिया गया है और वकील ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने FBI से ऐसा करने के लिए कहा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। फिर मेरे वकील ने मुझे बताया कि FBI खुद से ऐसा नहीं कर सकता, रीजनल टैक्स ऑफिस सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर ही तब्दील हो सकता है। FBI ने कानून क्यों तोड़ा? मैंने इस हवाले से 31 जनवरी 2020 को DG इंटरनेशनल टैक्स डॉक्टर अशफाक अहमद को खत लिखा, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुमकिन तौर पर उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। क्या FBI इस तरीके से चल रहा है? फिर मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर दोबारा कराची किया गया, जिसके बाद मैं 2018 और 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के काबिल हो सकी। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2018 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 40,71,000 रुपये थी, जिस पर मैंने 5,76,000 रुपये टैक्स अदा किया और FBI ने बखुशी मेरे टैक्स रिटर्न को तस्लीम भी किया। सरीना ईसा के मुताबिक साल 2019 में मेरी काबिल टैक्स आमदनी 53,31,000 रुपये थी, जिस पर मैंने 8,09,000 रुपये टैक्स अदा किया। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मेरी पीठ पीछे और मेरी दरख्वास्त के बगैर दोबारा मेरे रीजनल टैक्स ऑफिस को बदलकर इस्लामाबाद किया गया है? अगर नहीं तो आपने मुझे ये नोटिस जारी कैसे किया है? सरीना ईसा ने मज़ीद लिखा कि FBI की चेयरपर्सन नौशीन जावेद अमजद को 3 माह की मुद्दत से पहले ही ओहदे से हटा दिया गया। ऐसा लगता है कि नौशीन जावेद हवारियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी।
सरीना ईसा ने सवाल उठाया कि क्या पूरे एफबीआर को इस मकसद पर लगा दिया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को ओहदे से हटा दिया जाए। एफबीआर को एक नया चेयरमैन मिला है और वो भी एक खास टास्क के लिए सिर्फ 3 महीने तक, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशफाक बिना किसी शक के अब भी ऊपर से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि जो लोग रजाकाराना तौर पर सामने आ रहे हैं और टैक्स जमा करवा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के बजाय हवारी उन पर हमले कर रहे हैं। या ये इसलिए है कि मैं एक खातून हूँ और औरत से नफरत करने वाले हवारी एक खातून की आज़ाद माली हैसियत को नहीं देख सकते। मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान में कितनी गैर तनख्वाह याफ्ता खवातीन टैक्स जमा कराती हैं। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि क्या एफबीआर को मिस्टर इमरान खान से नहीं पूछना चाहिए कि वो क्यों मुझसे कम टैक्स देते हैं और इसके बावजूद वो कैसे महंगी जायदादें खरीद पाते हैं और 300 केनाल की एक बड़ी हवेली में रहते हैं। क्या एफबीआर को मिस्टर इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर, मिस्टर अनवर मंसूर और मिस्टर फरोग नसीम से नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे गैर कानूनी तरीके से मेरे माजी के इनकम टैक्स रिकॉर्ड हासिल किए और उन्हें जाहिर किया गया। इस जवाब के साथ सरीना ईसा ने 2018 और 2019 के टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट रिटर्न्स स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी मुंसलिक की थी। इसके साथ साथ यूबीएल बैंक के जारी करदा सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतालिक सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात भी अपने जवाब के साथ जमा करवाईं, जिसमें पाकिस्तान से बरतानिया पैसे की मुंतकली दिखाई गई थी। यही तफसीलात सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की, मगर इस दौरान जिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहा और फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया, जैसे काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के हुक्म को वापस ले लिया गया। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ इस हुक्म को वापस लिया बल्कि इस हवाले से होने वाली तमाम कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दिया। सरीना ईसा ने अदालती कार्रवाई और अपने जवाब में वज़ीर कानून फरोग नसीम, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और इस वक्त के चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर अशफाक पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। और फिर 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भी दावा किया कि हुकूमत चाहती थी कि FIA जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस तैयार करे। आपके इल्म में था कि तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद ये क्या हुआ कि आपको पहले वजीर आजम ने कहा, फिर फरोग नसीम साहब पुश करते रहे, क्या कहानी है? प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आजम, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरोग नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फरोग नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, मुझे FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है। फिर हुकूमत ने मई 2019 में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। फिर FBR को तहकीकात का हुक्म दे दिया, मगर फिर उन तहकीकात को भी कलअदम करार दे दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ये फैसले आए, मगर इसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है।